हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। यस। सो आज हम लोग हमारी वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और द रेक्टिलिनियर मोशन। सो इट्स अ चैप्टर थर्ड इन द एनसीईआरटी बुक, and what we are going to see today in this video, so means we are going to understand the rectilinear motion in this video. पहले हम लोग बस मोशन को समझेंगे, उसके बाद फिर उसके डिटेल्स में जाएंगे। और इस चैनल पे आप लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर देना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट के कोर में जाना। सो फर्स्टली वी हैव टू डिफाइन the motion. What is the motion? We'll define the motion, then we'll see what is the position, what is the path length, what is the displacement, and what's the difference between both of them, and what is the difference between the position and the displacement also. So हम लोग जो बहुत ही बेसिक डाउट्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी इंटीग्रिटीज़ में जाएंगे, जो कि हमारे एक फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे आगे बढ़ने के लिए। सो इससे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द वेलोसिटी and the acceleration. So what are the velocities and what are the acceleration? So okay, so go to the next slide. So here we see motion. So firstly think about the motion. How will we say, means what is the parameter to say that the particular object is in motion? हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं? तो उसके लिए जो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम मोशन में है कोई वस्तु, ये केवल तभी कह सकते हैं जबकि हम ये कह सकें कि उस वस्तु की जो पोजीशन है, जो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो उसमें चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। व्हाट इज मेंट बाय दिस? सो कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर पोजीशन में है और उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, वो किसी और पोजीशन में पहुंच गया है और उसने उस चेंज के लिए जितना टाइम लिया है उस टाइम ड्यूरेशन में जो उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है, तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम में जब वो ऑब्जेक्ट जो है उसने मोशन किया है, उस मोशन का रेट क्या रहा है। तो किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसके पास वेलोसिटी होगी और हो सकता है कि उसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। ये दोनों टर्म्स क्या है, हम लोग पहले मोशन को समझ लें तो इनको भी बहुत अच्छे से समझें। ओके, सो मोशन की जब बात आती है, स्टडी ऑफ मोशन की बात आती है, तो हम लोग अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द मोशन along a straight line. Okay, so is it a different motion or is it a very specific motion which we are going to study here? Yeah, ये क्यों स्पेशल है, क्यों स्पेसिफिक है और क्यों हम इसको ही अलग से, मैंने जैसे कहा कि along a straight line बार बार हम लोग emphasize कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है ना? तो इसका डिफरेंस हम लोग समझने के लिए सबसे पहले ये बात समझ लें कि व्हाट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो व्हेन अ ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हम बोलते हैं कि वो मोशन जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है या फिर वन डायमेंशनल मोशन है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही डायमेंशन में चल रहा है। जैसे यहाँ पर आप इस मोशन को इस ऑब्जेक्ट की देख सकते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, मीन्स कि ये मोशन में है। वेलोसिटी क्या है? v, v is a change in rate in the position of this object, or you can say the change in position is displacement. So you can say कि इस बॉडी के बॉडी ने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया है, यानी कि इसकी पोजीशन में चेंज हुआ है और उस चेंज के होने का एक रेट है जो टाइम के साथ है। तो उस रेट के साथ इसने चेंज किया है
तो हम ये कह रहे हैं कि ये मोशन में है, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज इन द रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मोशंस, और क्या मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्यों ये अलग है, इस बात को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने तरीके के मोशंस हैं। एग्जांपल्स भी हम लोग देख सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, ये मोशन जो आप देखते हैं सितार गिटार्स वगैरह में, जब आप उनके वायर्स को टच करते हैं तो वहाँ से साउंड भी प्रोड्यूस होता है, बट वो गिटार्स जो मोशन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। इट्स वेरी, सबसे पहले मैंने वही डाला हुआ है, सो इट इज़ लिटिल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मोशन भी है। लीनियर मोशन, दैट मोशन विच इज़ अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जो एक लीनियर मोशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कर्वीलिनियर मोशन, वही मोशन जो एक कर्व में होती है और एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग होती है। तो कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर मतलब एक कर्व लाइन के अलॉन्ग जो मोशन होती है तो उसको कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, जो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब मोशन होती है अलॉन्ग पर्टिकुलर एक रेपिटेटिव मैनर में एक मोशन होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट, देन वी कॉल इट ऑसिलेटरी मोशन, motion of a pendulum. Now you can see the motion of a satellite is circular motion around the earth. तो इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर सर्कल में मोशन कर रहा हो तो वो सर्कुलर मोशन हो जाती है। और एक रोटेशनरी मोशन भी होती है। रोटेटरी मोशन, जो मोशन जैसे कि पंखे की गति जो होती है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा हो तो हम लोग उसे रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ये सारे मोशंस एक दूसरे से अलग हैं क्या? यस। तभी हम लोग ये जो बेसिक मोशन है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम जिसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, इसीलिए हम इसको अलग पढ़ रहे हैं। आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि फिजिक्स की जो ब्रांच मोशन के साथ डील करती है हम उसे मैकेनिक्स बोलते हैं, और मैकेनिक्स की भी कुछ सब ब्रांचेज हैं जो मोशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ डील करती है। ओके, तो क्या है वो? तो पहली जो ब्रांच है आप समझ लीजिए, उसकी सब ब्रांच है मैकेनिक्स की, जिसको हम लोग स्टैटिक बोल सकते हैं। स्टैटिक मतलब वो जो एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्थिति के बारे में अध्ययन करती है। वो ये जानना चाहती है कि वाई ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, वाई दैट इज स्टेशनरी। ओके, और उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में जो ब्रांच स्टडी करती है हम उसको स्टैटिक बोलते हैं। और जो डायनामिक एक और दूसरी ब्रांच है वो एक ऑब्जेक्ट के मोशन से ही डील करती है। उसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहती है कि उस मोशन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस के प्रभाव में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, उसकी गति है। और जो तीसरी ब्रांच है जिसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं, ये ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करती है। मोशन को स्टडी करती है यानी कि उसके इम्प्लीकेशंस को स्टडी करती है। मींस उसकी पोजीशन में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ उसकी पोजीशन, कि उसकी पोजीशन किस रेट से बदल रही है, या उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका एक्सेलरेशन क्या है। यानी कि ये सारी चीज़ें जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। तो इस ब्रांच को ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है। फोर्स की जो उसकी ऑब्जेक्ट की गति कैसे आई, क्यों आई, कहाँ से आई, डजेंट मैटर फॉर इट। ओके, तो ये ब्रांच को उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उसको ये पता करना है कि ये गति कैसी कर रही है, इसकी गति की स्पीड क्या है। तो दैट इज ऑल कैलकुलेटेड इन डिस्कस्ड इन और स्टडीड इन द काइनेमेटिक्स वी से। ओके, और मैकेनिक्स की और बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो आप आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में पढ़ने ही वाले। ओके, हाँ, तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो रेक्टिलिनियर मोशन है वो एक वन डायमेंशनल मोशन है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 6 तक मोशन किया है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एक रेक्टिलिनियर मोशन में है। ओके, दूसरी बात, आप इसमें हमने देख ही लिया कि अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है। व्हाट इज इट क्वेश्चन मीन्स? देखो, जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब
हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे फोर्सेस के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ उसकी गति से मतलब रखते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है या काइनेमेटिक्स की स्टडी का सब्जेक्ट होता है ना। वही करते हैं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी काइनेमेटिक्स की स्टडी में काम आ सकता है? ऑब्वियसली आ सकता है। बट ये क्यों डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्यों लगाया है? क्वेश्चन इसलिए लगाया है कि कॉन्सेप्चुअली जब आप देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये ट्रॉली जो है, ये इसको अगर हम एक एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पुली है इस पर जो वेट है उसकी वजह से ये पुली के अंदर मोशन हो रहा है। यानी कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, और जो भी जिसके अंदर जो है स्पीड आ रही है और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई दैट ऑब्जेक्ट इन इज इन मोशन बिकॉज ऑफ दिस। बट तो ये तो फिर काइनेमेटिक्स का टॉपिक नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर काइनेमेटिक्स में हम लोग अगर इसकी सिर्फ स्पीड से मतलब रखेंगे तो ये हमारे लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारे लिए टॉपिक हो जाएगा। हमको मतलब नहीं है कि इसमें कितना फोर्स लग रहा है कितना फोर्स नहीं लग रहा है, ये आपको दूसरी ब्रांच बताने वाली है, ये इट्स द टॉपिक ऑफ डायनेमिक्स। तो हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है ना। तो ये जो है काइनेमेटिक्स का टॉपिक हो सकता है, लेकिन तब जब कि हम सिर्फ इसकी वेलोसिटी से और इसके इम्प्लीकेशन से मतलब रखें, मोशन से ही मतलब रखें, इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है उससे मतलब ना रखें। बिकॉज आपको ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में क्यों आएगा, उसके ऊपर कोई बल लगाया जाएगा, उसको कोई फोर्स करेगा, उसको कोई पुश करेगा। उसके बारे में जो हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि क्यों भाई एक उसकी वो मोशन के लॉज क्या कहते हैं, है ना? वो आगे का टॉपिक है। सो दैट इज अ वेरी बेसिक बेसिक टॉपिक। अब हम लोग अभी यही रुकेंगे। दूसरा ये इंक्लाइंड लाइन है या इंक्लाइंड आप कह सकते हैं कि सरफेस है, प्लेन है, मीन्स एक्चुअली तो लाइन ही है, हम लोगों को लाइन ही देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या ये हमारे लिए रेक्टिलिनियर मोशन का टॉपिक हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है क्या? ऑब्वियसली हो सकता है। बट यहाँ पर हम लोग इस पर लग रहे फोर्सेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जब जैसे देखो, जब ये ऑब्जेक्ट एक रेक्टिलिनियर लाइन में होता है, पैरेलल टू द फोर्स होता है, पैरेलल टू द प्लेन होता है, तो इसमें कुछ अलग फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। और जब ये जो प्लेन है वो इंक्लाइन हो जाता है तो उसमें दूसरे और भी फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी बॉल को लुढ़काते हैं ऊपर की तरफ एक इंक्लाइंड प्लेन पे, और वो अपने आप से रुक जाता है बिना किसी के रोके, तो उस पर कोई और फोर्स लग रहा है, किसी और चीज़ का कोई प्रभाव है जिसकी वजह से वो रुक गया है। सो दैट्स वाई आपको ये समझना चाहिए कि उस पर फोर्स लग रहा है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे टॉपिक का स्टडी सब्जेक्ट हो सकता है जब तक कि हमें ये ना पूछा गया हो या इस बारे में कोई चर्चा ना की गई हो कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। बस नहीं, ये हमारे लिए स्टडी का पॉइंट तब होगा जब आपको कहा जाए कि भाई ये पर्टिकुलर एक वेलोसिटी से मोशन कर रहा है ना, और इसका एक्सेलरेशन इतना है, तो आप बता सकते हो क्या कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये। तो आप वो सारी चीज़ें अगर इसमें आपको दी गई होंगी देन यू कैन कैलकुलेट, देन इट कैन बी द टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ द to study with kinematics, where we study only the मोशन। ओके, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं चीज़ों के उनको जब देंगे तब वो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो हम लोग एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर देख लेनी चाहिए कि रेक्टिलिनियर मोशन के लिए अगर एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम लोग आगे आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इक्वेशंस आपको मिल सकती हैं जिनसे आप मोशन के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी नोट है वो आप देख ही पा रहे हैं कि हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में सारे ऑब्जेक्ट्स को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ट्रीट करेंगे, क्योंकि दिस approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time। तो हम एक जो रेगुलर जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ के या जो रियल लाइफ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह डील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और
जब तक कि उनके द्वारा चली गई दूरी और लिया गया टाइम उनके साइज से बहुत ज़्यादा है। मीन्स वी कैन कंसिडर द balls and all those objects to study in this part, okay? Because जब आगे आप चलकर मोशन को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोशन यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत अफेक्ट करता है उसके मोशन को, ओके? जब आप ये बात, बेसिक सी बात, जब कॉन्सेप्ट की अपने मन में रख लेंगे तो आपको आगे चलकर स्टडी करने में आसानी होगी। आगे चलिए। सो नाउ फर्स्टली इफ वी से, अगर हम कहते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है जबकि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी मोशन में, उसकी पोजीशन में भी चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम कैसे बोलेंगे कि पोजीशन क्या है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पोजीशन का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सिंपल भाषा में तो यही होता है। तो फिजिक्स की भाषा में भी यही होता है क्या, कि एक कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि साहब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट वहाँ है। कहाँ है, कि वहाँ है, कि वहाँ कहाँ है, कि पेड़ के पास है, कि उसके नीचे है, कि पटरी के पास है, या जहाँ भी है, ओके? So that is not the language of the physics. In physics, you have to decide what is the position of the particular object and how we decide the position. आप मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में पोजीशन कैसे डिसाइड करते हो एक ऑब्जेक्ट की? जैसा कि अभी हमने एक बात बोली कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। तो हाउ वी डिसाइड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट in the mathematics? So in physics we are also going to take that system to define the position of a particular object also. रियल लाइफ में जब हम किसी भी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए ज़रूरत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो रियल लाइफ में या फिर अगर फिजिक्स में भी अगर हम लोग बोलें तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए एक सिस्टम चाहिए होगा जहां पर हम उसकी पोजीशन बता सकें और विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट जो सबके लिए सेम हो। ऐसा रेफरेंस पॉइंट भी होना ही चाहिए, है ना? रेफरेंस पॉइंट सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर वो रेफरेंस पॉइंट सबके लिए अलग अलग होगा तो जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, ओके? जैसे रियल लाइफ में हम लोग कैसे एक रेफरेंस पॉइंट को यूज़ करते हैं, जैसे कोस्मा एक, अगर मान लीजिए एक लड़की है, तो वो अपने घर को एक एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ करती है बताने के लिए कि उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है और उसकी दुकान जो है वो उसके घर से कितनी दूर है। तो सबके लिए वो दूरी सेम ही होने वाली है, बिकॉज वो बताएगी कि मेरे घर से, तो सब लोग उसके घर से ही मेजर करेंगे, है ना? अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति बोलेगा कि वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगेंगे कि साहब, कोस्मो बोलेगी कि मेरा जो मेरी दुकान है सर वो 300 मीटर की दूरी पर है, वो बोलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति बोलेगा कि नहीं साहब वो तो 100 मीटर की दूरी पे है ना? 100 मीटर की दूरी पे ही है। तो फिर लोग पूछेंगे कि ये क्या मतलब? तो फिर वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं साहब, मेरे घर से तो 100 मीटर की दूरी पे। सर आपका घर रेफरेंस पॉइंट नहीं है यहाँ पे। एक रेफरेंस पॉइंट बताइए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेन रेफरेंस पॉइंट है, जो सबके लिए एक है ना? जब हम फिजिक्स की भाषा में बात करेंगे तो हम लोग अपनी लेमन लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, सबके लिए एक कन्वेंशन यूज़ करेंगे। तो वही कन्वेंशन जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसे यूज़ कर सकते हैं उस रेफरेंस पॉइंट की तरह, हम लोग इन एक ओरिजिन को उस रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स वाई और जी एक्सेस हैं, और वहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ये है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, जेड कोऑर्डिनेट ये है, और ये आप सबको पता ही है। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन on the y-axis, and the z coordinate tells us the distance from origin
ऑन द z एक्सिस। तो फिर हम सबको मिला मिलू के x, y, z से उसके और कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता देते हैं। तो फिर हमारी वो की पोजीशन की ठीक ठीक स्थिति पता चल जाएगी। और फिजिक्स में इट इज़ मस्ट एक्चुअली, है ना। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे या फिर चीज़ों को डील कर रहे होंगे तो बार बार हम लोग इस रेफरेंस पॉइंट या उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बट when you want to say that a particular object is in motion, then you have to define the reference point। और रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ आपको जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा हमारे लिए जब हम वहां पर एक टाइम मेजरर भी इंक्लूड करते हैं। टाइम मेजरर मीन्स एक घड़ी वहां पर रखते हैं और हम तब किसी को बोलें कि साहब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दैट पर्टिकुलर ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है और ये टाइम के साथ चेंज भी हो रही है। t बराबर 0 पर ये इतनी थी, t बराबर 4 पर ये इतनी है और t बराबर 6 पर ये पोजीशन इतनी है। ओके, तो दैट पोजीशन कैन बी डिफाइंड बाई द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल्सो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग जब यूज करते हैं तब हम ये यूज करते हैं ये बताने के लिए कि इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है। दैट इज मस्ट, क्योंकि हमको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। हम कैसे बताएंगे कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है, तो हमको बताना पड़ेगा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये मोशन में है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है। कोई चीज किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है और किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हो सकती। ये कैसे, क्या बात बोल रहा हूं मैं? तो ये एग्जांपल आप इससे देखिए। ये जो पर्सन है वो सी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, एक गाड़ी है जिसमें ए और बी बैठे हुए हैं, गाड़ी चल रही है v स्पीड से। तो सी से अगर आप पूछेंगे कि साहब ये गाड़ी मोशन में है या नहीं, तो सी बोलेगा यस सर, गाड़ी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, क्योंकि मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं, तो ग्राउंड के खड़े एक पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये गाड़ी मोशन में है। लेकिन जब आप ए से पूछेंगे और बी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि ए से पूछेंगे कि सर क्या बी आपके रेफरेंस में रिस्पेक्ट में मोशन कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे नहीं साहब, मैं भी स्टेशनरी हूँ और बी भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम दोनों एक ही सीट पर बैठे हुए हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट इन मोशन। पर उनको कैसे पता चलता है कि हम लोग मोशन में हैं? गाड़ी तो चल रही है। अगर उनसे कोई पूछेगा और वो बोलेंगे कि साहब गाड़ी नहीं चल रही है, हम लोग मोशन में नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी दूसरे व्यक्ति के लिए। यस, तो व्हाट ही वांट टू से कि साहब मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और गाड़ी में बैठे हुए जब मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गाड़ी मेरे साथ, मैं गाड़ी के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी मेरी पोजीशन के साथ या मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही, है ना। और सच में अगर ये बिल्कुल सही बात भी है, अगर आप गाड़ी के शीशे वीशे सब बंद कर दीजिए तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी मोशन में है कि नहीं। आपको बैठे हुए लोग साथ दिखेंगे, साथ में बैठे हुए दिखेंगे, कोई भी गति नहीं कर रहा होगा, किसी की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, देन हाउ डू डिसाइड कि गाड़ी मोशन में है या नहीं है? ओके, तो अब गाड़ी आवाज़ करती है तो लोगों को पता चलता है, धक्के और जो हिचकोले आते हैं तब हमें पता चलता है कि गाड़ी मोशन में है एक्चुअली। बट अगर गाड़ी बिल्कुल भी कोई आवाज़ ना करे, कोई वाइब्रेशन ना करे, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि गाड़ी मोशन में है या नहीं है, जब तक कि आप एक ऑब्जर्वर, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप डिफाइन नहीं करते। तो ये गाड़ी सी के रेफरेंस में तो मोशन में है और ए और बी के रेफरेंस में मोशन में नहीं है। अब जैसे ये वाला एग्जांपल भी आप देख लीजिए, ये भाई साहब जो हैं गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इनके हिसाब से ये जो गाड़ी है वो मोशन में नहीं है,
इनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से गाड़ी मोशन में नहीं है, जबकि ये लेफ्ट टू राइट मोशन मूव कर रही है। लड़का फिर भी खड़ा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस द बॉय इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लड़का मूव कर रहा है अगर आप ग्राउंड पर खड़े हुए हैं तो। और अगर आप लड़के की तरह यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपसे पूछा जाए कि साहब गाड़ी आपके फ्रेम रेफरेंस के रेफरेंस में मोशन कर रही है क्या, तो अगर ये बोलता है कि हाँ साहब कर रही है, तो फिजिक्स की भाषा में ये झूठ बोल रहा है। ये साफ साफ सफ़ेद झूठ बोल रहा है। और ये अगर बोलता है कि साहब गाड़ी मोशन नहीं कर रही है, तो ये भी सफ़ेद झूठ बोल रहा है। और अगर ये अंदर बैठे लोग बोलते हैं कि गाड़ी मोशन कर रही है, तो ये भी सफ़ेद झूठे हैं। है कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग है। सो यू नीड अ frame of reference, that is must to define your position, and change in your position means the motion. So to define or describe motion you need a frame of reference, और frame of reference कब? जब coordinate system में आप time measurer भी include कर देते हैं। आपके पास एक reference point तो होगा ही होगा। When we move along a straight line, तो हमारे लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो होगा तो क्या होगा? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो कोई भी एक एक्सिस होगा। वन डायमेंशनल मोशन है ये, सिर्फ एक ही डायमेंशन में ये मोशन होता है। या तो एक्स एक्सिस होगा, या तो वाई एक्सिस होगा, या तो जेड एक्सिस। ओके, नाउ देयर आर टू नोट्स ऑल्सो वी कैन गो थ्रू। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया है, रेफरेंस पॉइंट आपको समझ आ गया है। यस, सो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट लिखे हुए हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि if one or more coordinates of an object change with time, then we say that the object is in motion। है कि नहीं? अभी हम एक बात बोल रहे थे कि अगर एक व्यक्ति की या एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी से दैट इट इज इन मोशन। सो यस, तो आप हाउ डू यू से कि उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है? देन you can say only if his that its objects, actually its coordinates are changing with time। या तो उसका एक कोऑर्डिनेट अलोंग स्ट्रेट लाइन वाले केस में ही चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गाड़ी जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जो है मोशन कर रही है, ठीक है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? एक्स कॉमा जीरो होंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, तो वाई कोऑर्डिनेट्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज एक्स एक्सिस पर। ये तो आई थिंक ये तो आप सब लोग समझते ही है ना? तो y कोऑर्डिनेट इज नॉट गोइंग टू चेंज, x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा होगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट उसका चेंज हो रहा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, है ना? y कोऑर्डिनेट को तो हम एब्सिसा बोलते हैं, है ना? ये भी आपको शायद पता होगा। यस, तो अगर नहीं पता तो पता चल गया। यस, तो अगर एक और एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इन मोशन, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है। अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, नहीं तो फिर कहा जाएगा कि साहब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग, आपको ये डिफाइन करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ the next node is the choice of a set of axes in frame of reference depends upon the situation। okay, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप फॉर एग्जांपल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन वन डायमेंशन वी नो ओनली वन एक्सिस, टू डायमेंशन के लिए आपको टू एक्सिस चाहिए होंगे, थ्री डायमेंशन में आपको तीन एक्सिस चाहिए होंगे। ओके, तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मोशन को स्टडी करना चाहते हैं। तो आपका जो एक्सिस का सिस्टम होगा दैट विल बी द डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। Now, the next thing is the path length। जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो बार बार एक ही बात आती है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, पोजीशन इज अबाउट द कोऑर्डिनेट, है ना?
एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट वहां पर है ना। एक्स एक्सिस से इसकी दूरी इतनी है, वाई एक्सिस से इसकी दूरी इतनी है, जेड एक्सिस से इसकी दूरी इतनी है, एक्स वाई जी जो भी है, ठीक है। बट जब कोई भी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते 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 एक पाथ के अलोंग चल रहा होगा, हम्म, तो अगर वो एक पाथ के अलोंग चल रहा है तो उस पाथ पर चलते हुए उसने जो भी लेंथ कवर किया है दैट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ, ओके। और हम उसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, पर पाथ लेंथ बोलते हैं तो ये ज़्यादा सही लगता है। डिस्टेंस भी हम उसे डिस्टेंस ही बोलते हैं, हमें ये समझ लेना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक कौन सा पाथ लिया है, ये पाथ टेकन दिखाया रखा है इसने, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, पाथ लेंथ, कितना चला है वो। जैसे ये देखिए, ये कार वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। ये कार जो है वो ओ से पी तक चलती है, कितना चलती है, 360 मीटर्स, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि पी से क्यू तक चलती है, कितना चलती है, 120 मीटर्स। तो उसकी ने टोटल पाथ लेंथ उसने कितनी चली, 480 मीटर्स, ओके। यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज दिस। चलो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि पाथ लेंथ, व्हाट इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ व्हेन द path taken by the length of the path taken by the object to move, okay। पाथ कैसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पर जो पाथ दिया हुआ है ये एक आपको डिफरेंस समझाने के लिए भी दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। पाथ लेंथ भी दो तरीके की होती है साहब, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो यही है, पाथ लेंथ से हमारा यही मतलब होता है। व्हेन वी से डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एन अनदर थिंग, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग ही है, बट क्यों है ये हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात हमको ये समझ लेनी चाहिए कि पाथ लेंथ जो है, जब हम पाथ लेंथ के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं, हम कभी नहीं बताते कि उस पाथ लेंथ की डायरेक्शन क्या है। दैट्स वाई द पाथ लेंथ जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन बताना पड़े। तो जो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना बताना पड़े आपको, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़े, मैग्नीट्यूड ही हो, दैट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। तो क्या और तरीके की भी क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है, यस। फिजिक्स में यू आर गोइंग टू रीड दोज काइंड ऑफ क्वांटिटीज आल्सो, या। सो नाउ, एंड डिस्प्लेसमेंट इज वन ऑफ देम। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, चलो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। पाथ लेंथ ऑफ द कार इज 480, द पाथ कवर्ड बाय, ओके। नाउ डिस्प्लेसमेंट, यस सर। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन x1 थी टाइम t1 पर, और x2 हो गई उसकी पोजीशन टाइम t2 पर। हम अभी फिजिक्स की भाषा में ही बात कर रहे हैं, ओके। देन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डेल्टा x से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। इन टाइम डेल्टा t is given by the difference between the final and initial positions। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा x, डेल्टा x मतलब डिफरेंस बिटवीन इट्स द ऑब्जेक्ट्स फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ओके। उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस जो होगा, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, वो ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। डेल्टा वो जो है हम लोग चेंज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं क्वांटिटी, ओके। सही है। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए थी, फिर उसकी पोजीशन बी हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। बड़ी बात, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। मींस
अगर कोई आपसे कहे कि आप अगर किसी से कहें कि साहब मैं आज 4 किलोमीटर चल कर आया हूँ, यहाँ से चला था अपने घर से, ठीक है, आपका घर है ये, आप 4 किलोमीटर चल कर गए, घूम कर आए राउंड राउंड राउंड, और फिर अपने घर वापस आ गए, और आपने कहा कि साहब आपने बहुत दूरी चली, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। हम्म। तो मैंने बहुत सारा मेहनत की है, तो लोग बहुत आपको बड़ी सहानुभूति देंगे कि हाँ सर आप बहुत मेहनत की है, आपने पैदल पैदल आप गए थे। लेकिन फिजिक्स बोलेगा कि साहब आपने तो कोई दूरी तय नहीं की, आपका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है, आपकी पोजीशन में चेंज ही नहीं हुआ है। ओके। यस। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कि मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, जैसे कार वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हुआ, क्यू तक हुआ था 240 मीटर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि एक कार जो है ओ से पी तक गई, फिर पी से क्यू तक गई, ठीक है, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ओ से क्यू तक जाने में, सो गई तो वो 480, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, तो उसकी पाथ लेंथ तो 480 थी, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 240 ही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। ओके। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये निगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q इज 240 माइनस P टू Q, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम P टू Q, वो क्या होगा, इक्वल्स टू 240 माइनस 360। इसकी फाइनल पोजीशन क्या है, 240 है, और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, 360 है, विद द रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन 0। ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है 360, इसकी जो पोजीशन है 240, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमने शायद समझ लिया है। नाउ ये दो नोट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल भी दिए हुए हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो आप समझ ही रहे हैं। अगर देखो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होगा तो हो सकता है कि जब आप अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहा था ऑब्जेक्ट, तब आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। अगर मान लीजिए कि ओ से चलकर क्यू तक आता है, यानी कि 240, तो उसकी पाथ लेंथ भी 240 हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी 240 हो जाएगा। तो वो इक्वल भी हो सकता है और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ, और इक्वल नहीं भी हो सकता है। मैंने जैसे कहा कि जीरो भी हो सकता है, अगर आप गए और आप वापस वहीं आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो बट द करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। यस, आपका डिस्कोर्स डिस्प्लेसमेंट तो खत्म हो सकता है मोशन के, जीरो हो सकता है, बट पाथ लेंथ जीरो नहीं हो सकती। पाथ लेंथ आपकी है, जो आप चल कर आए वो पाथ की लेंथ ही है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। यस, तो डिस्प्लेसमेंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, और ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स। तो डिस्प्लेसमेंट को जब आपको बताना पड़ेगा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस कितना किया है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, देन यू ऑल्सो हैव टू टेल अबाउट इट्स डायरेक्शन, कि ये किस डायरेक्शन में हुआ है। इस एग्जांपल को हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए सीता जो है पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक गई, पॉइंट बी से चलकर सी तक गई, और फिर डी तक गई। तो वो लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक गई, और उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि मैंने इतनी दूरी चली। मान लो कि ये 1 किलोमीटर था, ये 500 मीटर था, और फिर ये एक और किलोमीटर था, तो वो बोलेगी कि मैंने 2.5 किलोमीटर चला। लेकिन
वो जब बोलेगी कि वो मैंने कितना डिस्प्लेस किया, अगर उससे पूछा जाएगा तो वो उसको बताना पड़ेगा कि मैंने डिस्प्लेस किया 500 मीटर्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन। वो एक्चुअली बस यहाँ से यहाँ ही गई, और देखिए वास्तव में देखा जाए तो गई भी यहाँ से यहाँ तक ही है। वो यहाँ से यहाँ तक गई, दैट डजंट मैटर, दैट्स अ वे, दैट्स अ पाथ लेंथ। और वो डिस्प्लेसमेंट उसकी उसका कितना हुआ है, उसकी पोजीशन में चेंज, एक्चुअल चेंज क्या हुआ है और किस डायरेक्शन में हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन में आपको डाउट क्लियर करके इस वीडियो को एंड करके फिर हम लोग आगे इसके दूसरे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर मोशन ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, सॉरी ए नहीं ले लीजिए, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ले सकते हैं, ओ ही ले सकते हैं। ये जो है ओरिजिन के रेफरेंस में, यानी कि ओ के रेफरेंस में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो और इसकी पोजीशन यहाँ है, ठीक है, ये पोजीशन है इसकी। तो इस पोजीशन पे आप क्या बोलने वाले हो, यूल से कि भाई इसकी पोजीशन जो है एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, और आप उसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखोगे, तो दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट, वो पोजीशन। बट यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस है, ऑब्वियसली एक्स डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, ऑब्वियसली वाई डिस्टेंस है। बट अब आपसे पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंस, बट पोजीशन इज नॉट। पोजीशन इज अबाउट द कोऑर्डिनेट। पोजीशन में आप उसकी लेंथ नहीं बताएंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, बट उसकी पोजीशन ये थोड़ी ना होगी। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर उसके पोजीशन के बारे में बताएगा, बट वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही बताने वाला है, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में बताने वाला है। सो पोजीशन जब हम बताएंगे तो ऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्चुअली लेंथ के फॉर्मेट में होगा और विद डायरेक्शन। इसी वजह से हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम उसको आगे चलकर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बार बार वेक्टर क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे। बट आगे चलकर आप देखेंगे कि आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे हम वेक्टर डी और इसके ऊपर एक एरो, जिससे कि डिस्टिंग्विश हो जाए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि हमें इससे बताते वक्त इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तभी हमारा काम चलता है। क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी तब भी मोशन चेंज हो जाएगी। एंड दैट्स द पॉइंट सर, कि जो अदर्स मोशन है, जो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, वहाँ पर क्वांटिटीज के डायरेक्शंस की वजह से ही उनकी जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, या फिर जो उनकी मोशन है, वो चेंज हो जाती है एक्चुअली। एंड यू आर गोइंग टू सी इट जब आप वेक्टर्स को थोड़ा सा समझ लेंगे तब। ओके, सो नाउ हमने इस वीडियो में समझ लिया मोशन क्या होती है। मोशन इज द पोजीशन इन द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन हमने समझ लिया कि पाथ लेंथ क्या होती है, और फिर हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और हमने ये भी समझ लिया कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। आई थिंक यहाँ तक आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड ऐसे ही और भी वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं जहाँ पर हम लोग और डिटेल में इस मोशन को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग सही रहिए, ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू क्वेस्ट, मीन्स कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल पूछिए और उनको ढूंढने की कोशिश करिए। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडीज ओनली, ठीक है। यस, सो नाउ दैट इज द फाइनल थिंग। ओके सर, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि कब कौन सी वीडियो आ गई है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यू रेगुलरली विजिट दिस चैनल टू स्टडी वेरी इन द सिंपल वे। ओके,
और अपने दोस्तों को इस वीडियोस को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा हो। और एक और बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें कहाँ और सुधार करने की ज़रूरत है आपकी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, बाय बाय।